हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आईटीआर 2 फाइनेंशियल 22-23 की डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। तो उसके सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे CYLA एंड BFLA शेड्यूल से। इससे पहले मैंने सारे जो हेड्स हैं, 4 हेड ऑफ इनकम आईटीआर 2 में जो रहते हैं वो कवर किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की ये शेड्यूल्स जो हैं उसमें हर कॉलम का क्या मतलब है, आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं। आज हम CYLA की बात करते हैं। CYLA इज डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। तो करंट ईयर लॉसेस के बाद आपकी इनकम क्या बच रही है, ये शेड्यूल ये आपको बताता है। एंड इसी के नीचे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो BFLA का शेड्यूल है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। अर्लियर ईयर्स के आपके जो भी लॉसेस हैं वो सेट ऑफ होने के बाद फिर फाइनल इनकम आपकी क्या बचती है। जब हम हायरार्की देखते हैं सेट ऑफ की, तो पहले करंट ईयर लॉसेस सेट ऑफ होते हैं एंड देन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस सेट ऑफ होते हैं। उसके बाद जो अगर कोई इनकम बचती है तो उस पे टैक्स लगता है। तो अब आपको CYLA और BFLA से रिलेटेड सबसे पहले CFL जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो आपको फिल करना पड़ेगा। डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम टू फ्यूचर ईयर्स। तो यहाँ पर आपके जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लॉसेस हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देनी है। जब आप ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो CYLA एंड BFLA ऑटोमेटिकली हो जाए, आपका रेडी हो जाएगा शेड्यूल। आपको सिर्फ वैलिडेट करना है इसको और कैलकुलेट सेट ऑफ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको CFL शेड्यूल फिल करना है एंड देन CYLA और BFLA के सेट ऑफ्स देखने हैं कि फाइनली सेट ऑफ कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है ATG का। ATG में अगर आपने कोई डोनेशन किया है ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर 22-20 और वो बैंक से है, अप टू 2000 तक कैश अलाउड है, बट 2000 एंड अबव आपको बैंक से करना जरूरी है। उसके बाद ही आपको डिडक्शन मिलता है ATG का। बट इसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्या है, अब हर एक एनजीओ और ट्रस्ट को फॉर्म 10BD फाइल करना पड़ता है। जब आप डोनेशन देते हैं तो आप अपना पैन नंबर, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स बताएंगे तो आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपने इतना डोनेशन किया है और आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा फॉर्म 10BE। तो ATG डोनेशन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10BE की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपने डोनेशन दिया है, क्या वो क्वालिफाइंग लिमिट में है या विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट में है। तो कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप डोनेशन देते तो 100% का डिडक्शन मिलता है और कुछ को 50%। सारे पूरे शेड्यूल में आपको नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी और टाउन और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कोड, पिन, पैन ऑफ डोनी, अमाउंट ऑफ डोनेशन, डोनेशन इन कैश, डोनेशन इन अदर मोड और टोटल डोनेशन। इस साल इतनी डिटेलिंग कर दी अमाउंट ऑफ डोनेशन में, कैश और अदर मोड, क्योंकि जब हम फॉर्म 10BD की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो डोनी है जिसको फिल करना पड़ता है और अपने डोनर्स की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी मोड ऑफ पेमेंट जरूर बताना पड़ता है कि आपको जो डोनेशन मिला है, डोनी को जो डोनेशन मिला है वो कैश में मिला है या अदर मोड में मिला है। और एलिजिबल एलिजिबल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को आपने डोनेशन दिया, 100% या 50%, आपकी 10BE में भी लिखा होगा। नेक्स्ट है 80D। 80D मेडिकल से रिलेटेड है। जब आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं और प्रीमियम पे करते हैं तो उसका डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। ये आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, जो सीनियर सिटीजन हो या नॉन सीनियर हो। HUF भी ये क्लेम कर सकता है, पर HUF को अपने मेंबर के लिए प्रीमियम पॉलिसी लेनी है। तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है कि आपने खुद के और फैमिली के लिए लिया है हेल्थ इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है वो उसकी लिमिट 5000 सेट कर दी गई है और वो कैश में हो सकता है। अदरवाइज आपको मेडिकल प्रीमियम जो है वो बैंक से पे करना जरूरी है टू क्लेम ATD डिडक्शन। सीनियर सिटीजन का अलग आपको बताना है। आपने अगर सीनियर सिटीजन के नाम पे लिया है और उनके प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी। अब अगर किसी पे सीनियर सिटीजन के नाम पे कोई हेल्थ प्रीमियम नहीं है तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो बैंक से हुआ है उसको
एज एटीडी में क्लेम कर सकते हैं, बट उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी उनके नाम पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट शेड्यूल है एटीजीजीए, जो कि साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के डोनेशन से रिलेटेड है। अगर ऐसी कोई डोनेशन आपने की है तो आपको रेलेवेंट क्लॉज सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वेरियस क्लॉज हैं, आपने किस पर्पज का डोनेशन दिया है, नेम ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, पिन, पैन नंबर ऑफ द डोनी, आपने किस मोड में दिया है, कैश फॉर्म में दिया, अदर मोड में दिया है, और एलिजिबल अमाउंट कितना है। नेक्स्ट है चैप्टर 6A का डिडक्शन, मतलब एटीसी से लेके एटीयू। यहाँ पर आपको एटीसी से लेके एटीयू तक के डिडक्शन की इंफॉर्मेशन, आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको बताना रहता है। एटीसी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, डेफर्ड एन्युटी, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर आपने इस प्रकार के कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, या प्रिंसिपल रीपेमेंट है, ट्यूशन फीस है, तो ये सब एटीसी में कवर होते हैं। एटी ट्रिपल सी में पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन फंड कवर होता है। एटीसीसी डी सबसेक्शन 1 में कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूट किया है तो वो कवर होगा। वैसे एटीसीसी डी 1 बी में आपको अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूशन करना है एनपीएस, पर ये एडिशनल डिडक्शन है। एटीसीसी डी सबसेक्शन 2 में जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगा, एम्प्लॉयर ने जो डिडक्शन किया है। एटीडी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमने अभी शेड्यूल देखा, जब आप शेड्यूल फिल करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 80 डबल डी में मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल पर्सन का आप मेंटेनेंस ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें शर्त है कि वो पर्सन एटीयू में डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहा हो। एटीडीडीबी में स्पेसिफाइड डिसीज का जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चे से रिलेटेड आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीई में एजुकेशन लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हो उससे रिलेटेड आप क्लेम कर सकते हैं। एटी डबल ई में अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट प्री पेमेंट है उससे रिलेटेड आप डिडक्शन ले सकते हैं। एटीईई अगेन ये हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, इंटरेस्ट डिडक्शन का। एटीईई बी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लेके ली है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीजी, एटीजीजीए, इनके शेड्यूल्स आपको फिल करना है। उसके बाद है क्यूक्यूबी, अगर कोई रॉयल्टी की इनकम है आपके रिटर्न में तो आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन। एटीआरआरबी रॉयल्टी ऑन पेटेंट, एटीटीटीए सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का डिडक्शन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन अदर देन सीनियर सिटीजन को मिलता है, और टीटीबी में रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को मिलता है। बट इसमें सेविंग बैंक के साथ साथ डिपॉजिट्स भी इंक्लूडेड होते हैं एटीटीटीबी में। और एटीयू में जो डिसेबल पर्सन है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा कोई डिडक्शन है तो आप लास्ट ऑप्शन में बता सकते हैं। तो ये चैप्टर 6A है। उसके बाद अगर कोई आपकी स्पेसिफाइड इनकम है, स्पेसिफाइड पर्सन की इनकम जो आपके साथ ही टैक्सेबल है, दैट मींस क्लबिंग प्रोविजन अगर अप्लाई हो रहा हो सेक्शन 64, तो आपको शेड्यूल एसपीआई में बताना है। और उसी के साथ कोई ऐसी इनकम है आपके रिटर्न में जो स्पेशल रेट से टैक्स लगता है तो शेड्यूल एसआई में वो कवर होती है। एएमटी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये अदर देन कंपनीज पे लगता है। तो इंडिविजुअल के केस में एएमटी एप्लीकेबल हो सकता है, बट आपको उसका कैलकुलेशन ध्यान रखना है कि यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर एएमटी अट्रैक्ट हो रहा है नॉर्मल टैक्स की जगह तो आपको एएमटी का क्रेडिट भी मिलेगा जिसको आप क्लेम कर सकते हो फ्यूचर ईयर्स में। और अगर आप प्रीवियस ईयर में भी कोई एएमटी का क्रेडिट आपने एएमटी पे किया है तो उसके क्रेडिट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। तो आपको एएमटी सी में फोर्थ पॉइंट में बताना है कि कौन सी ईयर में आपका कितना एएमटी का क्रेडिट अनयूटिलाइज था। नेक्स्ट है एग्जाम्ड इनकम की डिटेल। एग्जाम्ड इनकम में इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है तो आप इंटरेस्ट इनकम बताइए। जैसे पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम्ड होता है तो आप यहाँ कवर करेंगे उसको। एग्रीकल्चर रिसीट, एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, अनअब्जॉर्ब एग्रीकल्चर लॉस ऑफ प्रीवियस 8 असेसमेंट ईयर, तो ऐसे नेट एग्रीकल्चर इनकम आप बताइए। उसके बाद अब एग्रीकल्चर इनकम बताने
के लिए अगर वो 5 लाख को एक्सीड करती है तो आपको फर्दर डिस्ट्रिक्ट भी बताना है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और एग्रीकल्चर लैंड इन एकर्स कितना था और वो ओन था या लीज पे था, इरिगेटेड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड बताना है। इसके अलावा कोई अदर इनकम है, फैमिली पेंशन इनकम, तो आपको अदर इनकम में बताना है। कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस वाली इनकम है, फॉरेन इनकम है जिसमें आप डीटी डबल ए क्लेम कर रहे हो, तो आपको वो भी ईआई में बताना है। देन है पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड एज पर सेक्शन 115 यू ए एंड यू बी। तो बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो आपको पीटीआई शेड्यूल फिल करना है। एफएसआई शेड्यूल है फॉरेन सोर्सेज इनकम से रिलेटेड। अगर आउटसाइड इनकम कोई आपकी आपने इनकर किया है कोई आउटसाइड इंडिया इनकम और उस पर टैक्स पे किया है, तो ये शेड्यूल है जो आपको फिल करना पड़ता है, जिसमें आपको कंट्री कोड, टाइप, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कौन से हेड में इनकम टैक्सेबल है, कितनी इनकम थी, कितना टैक्स आपने आप बाहर पे किया, उस इनकम पे इंडिया पे कितना टैक्स लगता है और टैक्स रिलीफ कितनी है और कौन सा आर्टिकल आप डीटी डबल ए के हिसाब से है, ये सब आपको एफएसआई में बताना पड़ता है। वैसे ही एफएसआई के साथ साथ टीआर शेड्यूल, टैक्स रिलीफ शेड्यूल, वो फिल होता है। अगेन कंट्री कोड, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, टोटल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, टोटल रिलीफ अवेलेबल ऑफ शेड्यूल एफएसआई, एफएसआई के हिसाब से कितनी रिलीफ आपको मिल रही है और किस सेक्शन के तहत मिल रही है, ये सब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आपको चेक करना है। देन है शेड्यूल एफए। अगर आप रेसिडेंट हैं और आपके फॉरेन एसेट्स हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल बतानी है। यहाँ जो डिटेल आएगी वो एज ऑन 31 दिसंबर 22 ही आएगी। डिटेल ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम फॉरेन एसेट तो एज ऑन 31 दिसंबर 22 बताते हैं, बट हमें इनकम कब तक लेनी है, कहाँ तक की लेनी है। तो प्रीवियस ईयर से ही फॉरेन एसेट शेड्यूल में भी उनने बता दिया है कि हमें 31 दिसंबर तक की डिटेल चाहिए। तो इससे भी आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि आप 31 दिसंबर तक की इनकम शो कर सकते हैं और फोर्थ क्वार्टर की आप नेक्स्ट ईयर की रिटर्न में शो कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल्स ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट हेल्ड आपने किया है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इस बार एफए शेड्यूल में अलग अलग टेबल वाइज उनने बता दिया है कि अगर आपके पास जो भी प्रकार का फॉरेन एसेट है आप वो रिस्पेक्टिव टेबल फिल करिए। शेड्यूल एफ 5A ये पोर्टुगीज सिविल कोड से रिलेटेड है। अगर ऐसी कोई इनकम है तो आपको फिर ये शेड्यूल भरना है। एएल है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर 50 लाख से अबव आपकी टोटल इनकम है तो आपको ये शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें आपको एसेट्स की डिटेल और लाइबिलिटी की डिटेल बतानी रहती है, मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट बोथ। इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ पर एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये सारी डिटेल यहाँ कैप्चर आपको करनी है। ईसॉप, अगर आपकी कोई ईसॉप से रिलेटेड इनकम है तो आपको ईसॉप शेड्यूल में बताना रहेगा। असेसमेंट ईयर, अमाउंट ऑफ टैक्स डेफर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम अर्लियर असेसमेंट ईयर कितना है, सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने कितने होल्ड करके रखे हैं, टोटल अमाउंट कितना है, सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर आप अब एम्प्लॉय नहीं है उस एम्प्लॉयर के जिनने आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए हैं तो आपको वो बताना है कि किस दिन से आपने जॉब छोड़ी है। और 48 months have expired from the end of the relevant assessment year in which specified security or sweat equity share referred to the said clause were allotted। ये सब 80 IAC से रिलेटेड है प्रोविजन जो कि डिटेल में है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल कितना है करेंट ईयर में और बैलेंस अब कितना बचा है पे करने को।
नेक्स्ट है टीडीएस का शेड्यूल। टीडीएस शेड्यूल आपका 26 एस और फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। सैलरी है तो फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। अगर अदर देन सैलरी है तो फॉर्म 16 ए से मैच होना चाहिए। बट ये सारी डिटेल आपकी 26 एस में जरूर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इस बार से 26 एस भी चेंज हो गया है। अब सिर्फ टीडीएस की और टीसीएस की डिटेल ही रिफ्लेक्ट करती है। एडवांस टैक्स और सैट के लिए आपको एआईएस रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद है पार्ट बी, टोटल इनकम। जब आप ये सारे शेड्यूल सक्सेसफुली फिल कर लेंगे तो आपका पार्ट बी टीआई रेडी हो जाएगा, जिसमें सारी इनकम की डिटेल्स होती है। आपका एक तरह से कंप्यूटेशन बन जाता है। फिर पार्ट बी टीटीआई में आपकी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट होती है अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड टैक्सेस पेड। लास्ट में वेरिफिकेशन है। ऐसे करके आप आईटीआर 2 फिल करेंगे। देन उसके बाद आपको जनरेट जैसन करना है। जनरेट जैसन से पहले आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है हमेशा। कैलकुलेट टैक्स जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको कोई पे करना बन रहा है तो आप पे करिए, और पे करने के बाद आपको आईटी शेड्यूल में वो सैट की डिटेल पे करनी है। ऐसे भी होता है कि आप पेमेंट आती है, पे कर दिया, बट रिटर्न में नहीं शो करते हैं, तो रिटर्न में शो करना जरूरी है। अगर आप पे करते हैं तो रिफंड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ही जनरेट जेसन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सेव करने के बाद आपको इनकम टैक्स साइट पे जाके अपलोड करना है। आपको इनकम टैक्स में लॉगिन करना है एंड उसके बाद ई फाइल में जाना है। ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप ऑफलाइन सिलेक्ट, आप अभी आपने क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी से फिल किया तो ऑफलाइन सिलेक्ट करके आपको टाइप ऑफ रिटर्न बताना, ओरिजिनल, ऑडिट एप्लीकेबल है, नो, एंड आईटीआर 2 सिलेक्ट करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करके जेसन अपलोड करना है। यहाँ पर आप अपलोड फाइल्ड फिल्ड आईटीआर, यहाँ पर आप जेसन अपलोड करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देंगे। अब यहाँ पर अभी ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो लेट्स सी, ऑनलाइन भी यूटिलिटी स्टार्ट हो गई है, दैट इज ग्रेट। तो इसमें आपका कोई डाउट है तो मैं इससे रिलेटेड भी आपको सेपरेटली वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आईटीआर 2 कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई डाउट है तो आप तभी बताइए। अब मैं स्पेसिफिक आईटीआर 2 कैसे इनकम की फाइल करते हैं ये बताएंगे, जैसे एफएनओ की केस में, आरएचयूज में एंड अदर केसेस में। तो तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।